सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स वालों, आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के आपके अंदर कैसे आप 100 बाय 100 स्कोर कर सकते हो, उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो वो आप देख सकते हो। सो फाइनली लास्ट जो अपने पास में वीडियो बच रही थी बिजनेस स्टडी के अंदर अपन कैसे 100 बाय 100 स्कोर कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ चुका हूँ। सो अपन इसमें देखेंगे कैसे अपन बिजनेस स्टडी के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि है ना, बिजनेस स्टडी है ना क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है कम्प्लीटली। तो मैं हरदम बोल रहा हूँ बिजनेस स्टडी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस स्टडी कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये आता है, भैया बिजनेस स्टडी तो कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कंप्लीटली थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर क्या 100 बाय 100 स्कोर कर सकते हैं हम? तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली यस। ठीक है, इस अंदर क्या होने वाला है, यस कि आप 100 बाय 100 स्कोर कर सकते हो बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट के अंदर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के अंदर। ठीक है, बट उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वो आप खुद की प्रिपरेशन ड्यूरेशन के अंदर यदि ध्यान रखते हो तो डेफिनेटली आप 100 बाय 100 90 प्लस या 95 प्लस जो भी आपका जो डिजायरेबल स्कोर है, जो भी आप चाहते हो, वो स्कोर आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के अंदर। ठीक है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स है या कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आप ध्यान रखकर क्लास 12 के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो उन पर अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो कैसे होनी चाहिए? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से लेकर या फाइनेंशियल मार्केट हो गया या फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कोई सा भी यदि चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसके पीछे की आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आप वो चीज है ना बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढ़ रहे हो, तो ठीक है, तो यदि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ, बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ यदि वो चैप्टर्स पढ़ते हो या कोई भी जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हो, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो एक नंबर हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा कि एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो अपन डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे, हार्ड क्वेश्चन भी आएगा तो यदि हमारे कंसेप्ट क्लियर है, यदि हमने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रख रखी थी पढ़ते वक्त, तो आप वो क्वेश्चन को डेफिनेटली अटेम्प्ट करके बहुत अच्छा इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, इंडिया के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो टीचर्स है ना वो सही नहीं पढ़ाते। ठीक है, 10% की बात नहीं कर रहा, जो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं उनको स्टूडेंट भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि हमारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट बहुत सारे टीचर्स होते हैं वो सही नहीं पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो मैं कहने का इतना सा मतलब है कि जिस भी टीचर से आप यदि बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हो, ये देख लेना कि वो सिर्फ आपको रटवा रहा हो या रीडिंग करवा रहा हो, उससे काम नहीं चलने वाला। यदि टीचर आपको उसके पीछे लॉजिक दे रहा है, वो कंसेप्ट क्लियर करवा रहा है, तो वो टीचर आपके लिए डेफिनेटली सही टीचर है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मेरी टीचर थी, वो मुझे पता क्या बताती थी, जैसे चैप्टर 9 है ना आपका, चैप्टर 9 कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वो बोलती थी कि अंकित फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैं बोलता मेरे को तो क्या पता, मेरे को तो क्या पता, क्योंकि मैं तो क्लास 12 में नया नया था। तो वो मुझे बताती थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैं बोला ओके मैडम, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जबकि ये 50% ही सही है, बट मैं मान लेता ठीक है, क्योंकि आज यदि मैं क्लास 11 12 साल को पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, ठीक है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसके कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्लस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट ठीक है, उसने बुक में से देखकर बता दिया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। आज पता लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फिर वो पता क्या बोलती थी मेरी टीचर कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अंकित कैसे होगा? मैं बोला कि मैम मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं तो क्लास 10 नया नया और मुझे कोई चीज पढ़ाओगे तभी तो समझ में आएगी। तो वो बताती थी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा कैसे, कि आप है ना ईपीएस को इंक्रीज कर दो। यदि आपका ईपीएस बढ़ेगा ना तो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगी। मैं बोला ओके, मैं इस टाइम पता नहीं था। आज जब मैं क्लास 11 12 वालों को पढ़ाता हूँ, सीए वालों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि यार क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा रही थी वो हमें। ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों मेरे दिमाग में आता है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होती है ना, वो इंक्रीज होती है किससे? जब हमारा एमपीएस, मार्केट पर शेयर, वो इंक्रीज होता है। और ईपीएस जो वो बताती थी ना, ईपीएस के इंक्रीज होने से क्या होता था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता था। अब उसको इतनी बातें पता ही नहीं थी, वो उसको तो जो मन में आते तो वो बता देती थी। तो मैं आज यही सोचता रहता हूँ कि यार वो क्या हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाती थी, जिसके कारण मैंने इतनी हमारे जो कंसेप्ट है ना वो सारे उनके आग लग चुकी है। ठीक है, मिट्टी तेल डाल के आग लगा दी। तो इस तरीके से जो टीचर है ना उनसे बच के रहना। आपको जो भी टीचर पढ़ा है वो सही पढ़ा रहा हो, इस तरीके से यदि आप ध्यान रखना। मैं किसी पर्टिकुलर टीचर को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यदि जिस टीचर से पढ़ रहे हो ना उसे खुद के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, यदि नहीं है ना तो जहां से भी डिग्री ले रखी है ना, जिसने भी पीएचडी की डिग्री ले रखी है, जो भी डिग्री ले रखी है, वही यूनिवर्सिटी को जाके दोबारा देखे आओ।
ठीक है, क्योंकि यदि कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप क्या स्टूडेंट को पढ़ाओगे। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी टीचर से पढ़ रहा है तो उसके ये देख ले कि वो टीचर खुद के तो कंसेप्ट क्लियर है ना। ठीक है, वो जो टीचर हमें जो पढ़ा रहा है उसके हर चीज के पीछे जहाँ पर लॉजिक देना चाहिए वहाँ पर लॉजिक दे रहा है नहीं दे रहा, उसी से रिलेटेड हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर करवा रहा है नहीं करवा रहा, या सिर्फ बुक रीडिंग करवा रहा है, या सिर्फ 2-3 पॉइंट बताए और चैप्टर खत्म हो गया, टॉपिक खत्म हो गया। इस तरह की चीजें ना हो तो वो आपकी बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपको सिर्फ क्लास 11-12 पास नहीं करना, क्लास 11-12 के बाद में आप प्रोफेशनल कोर्स करने आगे की एजुकेशनल डिग्रीज लेंगे, तो वहां पर यदि आप 11-12 का नॉलेज आपको यदि क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली आपको वो हेल्प करेगा। और यदि आप 11-12 के जो कंसेप्ट है वो यदि एनर्जी ले रहेंगे तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी चीज पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना। ठीक, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो अच्छे से, मतलब टीचर को भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसी से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास में डोंट इग्नोर द न्यूमेरिकल पार्ट। जो क्लास 12 है ना उसके अंदर बिजनेस स्टडी के अंदर आपके पास जो चैप्टर 9 है, ठीक है, चैप्टर 9 है, तो उसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक न्यूमेरिकल पार्ट आता है जो सिंपल सा है। वो पूरी बुक के अंदर एक ही न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक है, बहुत सिंपल है, वहां से हर बार नहीं बट हर दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वो उसकी वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे डाल रखा हूँ, वहां से देख लेना। ठीक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं दे रखा, उसके अंदर ये बोल रखा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यदि वो आप कम है किससे, रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और इस केस के अंदर क्या करते हो आप डेब्ट को बढ़ा देते हो। तो इस केस में यदि आप डेब्ट को बढ़ाते हो तो आपका जो ईपीएस है ना वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। डेब्ट यदि कम करोगे तो ईपीएस आपका कम होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और यदि आप इस केस को उल्टा करते हो, जैसे रेट ऑफ रिटर्न यदि आपका कम है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आप यदि डेब्ट को बढ़ाते हो तो आपका जो ईपीएस है ना वो कम होगा। डेब्ट को यदि आप कम करते हो तो आपका जो ईपीएस है वो इंक्रीज होगा, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल पार्ट है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल देकर भी करवा रखे हैं, तो वो कोई बड़ा डील नहीं है। तो जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है वो अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कर लेना। उसके बाद में क्या है कि आपके पास में बिजनेस स्टडी के अंदर बहुत सारे जो टॉपिक्स है ना और बहुत सारी जो डेफिनेशंस वगैरह उनके कीवर्ड या की लाइंस है वो जरूर से याद कर लेना, क्योंकि यदि आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है और आपने यदि कीवर्ड यदि की लाइन लिख रखी है ना तो बहुत सारे चांसेस इंक्रीज होते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर टॉपिक है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें आपको फुल से फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन होता है। ठीक है, चैप्टर 2 है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वहां पे है ना प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन है, तो उसका कीवर्ड क्या होता है, वहां पर एक है ना पॉइंट आता है कि ट्रू एंड फेयर एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रू एंड फेयर एग्रीमेंट, तो ट्रू एंड फेयर एग्रीमेंट यदि किसी स्टडी के अंदर आ गया, ठीक है, किसी स्टडी के अंदर आ गया तो अब पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल है। यहाँ पे प्रिंसिपल है डिसिप्लिन वाला, और जैसे कि कंपनसेशन वाला आ गया तो कंपनसेशन के अंदर है ना कौन सा प्रिंसिपल आ जाता है, हमारे प्रिंसिपल ऑफ रिनमरेशन आ जाता है। ठीक है, और इस तरीके से जो भी कीवर्ड्स या की लाइंस दे रखे हैं, जैसे कि एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, तो वहां पर कौन सा पॉइंट आ जाता है कि हाँ चैप्टर 1 के अंदर है ना आपका इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस वाला जो पॉइंट आ जाता है। तो इस तरीके जितने भी आपके पास में कीवर्ड दे रखे हैं या की लाइंस दे रखे हैं ना उन सबको याद कर लेना। आप यदि याद कर लेते हो और आप आंसर के अंदर लिखते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसका मेजर बेनिफिट क्या होता है कि केस स्टडी के अंदर ये कीवर्ड दे रखे होते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि यदि आपको कीवर्ड या की लाइन याद है तो आप केस स्टडी में क्लिक कर जाओगे कि यार इसका तो ये आंसर आएगा, इसका तो ये आंसर आएगा, तो वो आपको केस स्टडी के अंदर भी मेजर बेनिफिट देंगे। तो आप कीवर्ड या की लाइन याद करते हो तो उसका 2 बेनिफिट है। क्या, एक तो आपको केस स्टडी के अंदर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, केस स्टडी के अंदर हेल्प हो जाएगी। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसके जो आंसर है उसके अंदर आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके जितने भी कीवर्ड है की लाइन है अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, बिजनेस स्टडी के अंदर नेक्स्ट आता है कि बुक रीडिंग इज मस्ट। ठीक है, आपको बिजनेस स्टडी के अंदर ना बुक की रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बुक की यदि रीडिंग करते हो तो आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको सारा नॉलेज मिलेगा। जिससे क्या होगा कि यदि उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन आता है तो आप उसकी डेफिनेशन या उससे मेन पॉइंट लिख दोगे, बट उसके बाद में क्या लिखोगे वो वहां पर हेल्प करेगी आपकी बुक रीडिंग की आपने कितनी बुक रीडिंग कर रखी है। तो आपको बुक रीडिंग करना बिजनेस स्टडी में मस्ट है, बुक रीडिंग अच्छे से करना। ठीक है, एक बार ही कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं बार बार बुक रीडिंग एक बार करना पूरे साल के अंदर, पर अच्छे से करना, जिससे कि आप जब भी कोई भी टेस्ट दो, प्री बोर्ड दो, मेन बोर्ड एग्जाम दो, तो वहां पर उस चीज का आपको हेल्प मिले। और वहां से क्या होता है कि आपकी जो कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत हाई लेवल पे जाती है यदि आपने कोई बुक रीडिंग कर रखी होती है। तो इस तरीके से आप बुक रीडिंग करना। ठीक है, और पॉइंट्स लर्न करना पड़ेगा। देखो बिजनेस स्टडी के अंदर आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, लाइक जैसे कि
प्लानिंग की प्रोसेस दे रखी है, तो वहाँ पे आपको पॉइंट याद करने पड़ेंगे कि सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में हमें अल्टरनेटिव देखने पड़ते हैं, उसके बाद उनको इवेल्युएशन करने पड़ते हैं। तो ये कोई कैरेक्टरिस्टिक है, कोई फीचर्स है, किसी के एडवांटेज है, किसी के डिसएडवांटेज है, किसी की लिमिटेशंस है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी जो पॉइंट्स है, किसी की इंपॉर्टेंस है, तो वहां पर आपको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। चाहे अंदर आप खुद की लैंग्वेज में कुछ लिख सकते हो, बट जो मेन जो पॉइंट्स है ना, वो आपको बुक से याद करने पड़ेंगे। तो जो भी पॉइंट्स है वो आप याद करना, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट रखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। बिजनेस स्टडी के अंदर आप ट्राई करना कि आप जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो, तो चैप्टर के बाद में 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन भी यदि आप कर लेते हो तो 3 से 4 क्वेश्चन लेना, खुद को डिसाइड करना, 2 केस स्टडी के लिए लेना, 2 डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेना, और उनकी आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। इसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी जो टेस्ट है और मेन बोर्ड एग्जाम्स है ना, उसके आंसर फ्रेमिंग पर, कि आपकी आंसर फ्रेमिंग क्या टेक्निक कैसी है। तो आंसर फ्रेमिंग यदि आपकी अच्छी होए तो उस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उसके स्टार्टिंग से क्या करना पड़ेगा, हर एक चैप्टर के 2-3 क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जैसे भी कोई चैप्टर पढ़ो, वो कंप्लीट हो, तो 2-3 क्वेश्चन लो, 2-3 क्वेश्चन के आंसर खुद से लिखो, उसके बाद में जो कि आपके स्टैंडर्ड आंसर दे रखे उससे कंपेरिजन करो, उसके बाद खुद की गलतियां इवैल्यूएट करो और उसको इंप्रूव करो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि आपके मेन एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी। यदि मेन एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है और वहां पे आपकी आंसर फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, तो आप एग्जाम में वो बहुत इंप्रेसिव लगेगा, तो वहां पे चांसेस है कि आपको उनमें से फुल मार्क्स मिल जाए। तो इस तरीके से आप क्या रख सकते हो कि आपकी जो बिजनेस स्टडी है, वहां पर आप यदि ये पॉइंट्स ध्यान है, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो आप आपके प्रिपरेशन ड्यूरेशन के अंदर, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने। तो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कोई भी कंसेप्ट पढ़ो तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से लेना, ठीक है। सेकंड पॉइंट है कि आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट दे रखा है वो इग्नोर मत करना, इसकी रिवीजन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पर, वो देख सकते हो आप, ठीक है। और जो भी कीवर्ड्स है, इंपोर्टेंट कीवर्ड की लाइन है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो डेफिनेटली अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। वो आपको केस स्टडी के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। फिर बुक रीडिंग मस्ट है, बुक रीडिंग भी प्लीज करके जाना, जो भी पॉइंट्स है वो याद करना, जैसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोविजन है, ठीक है, किसी के फीचर्स है, किसी की एडवांटेजेस है, किसी की डिसएडवांटेजेस है, किसी के एलिमेंट है, तो वो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, हर चैप्टर के बाद में 2 से 3 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना, ये आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करेगी। तो यदि आप ये सारी पॉइंट्स है ना ध्यान रखते हो, तो आप बिजनेस स्टडी के अंदर 100/100 या 90+ या 95+ बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और आप बिजनेस स्टडी के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर वहां से आप मेरे को बता सकते हो, तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वीडियो आपने यदि यहाँ तक देखी है, तो प्लीज मेरे को आप मैंने कमेंट बॉक्स में ये बता के जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, किसके स्ट्रेटेजीज कैसी लगी, जिससे कि ये आपके लिए एक कमेंट होगा, बट ये मेरे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होगा, जिससे कि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती है, जो आपके एग्जाम्स के अंदर, आपके अच्छे स्कोर के अंदर बहुत हेल्प करें। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।